हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ सी टेट का जो पेपर होने वाला है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं एसएसटी का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो सामाजिक विज्ञान के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे पेपर को लेके हम लोग एक एक करके इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ एनसीईआरटी के भी टॉपिक को ऐड किया गया। अगर मैं बात करूं तो ये जो है कि हमारा सेशन क्लास नंबर 2 हो जाएगा। अगर अभी तक आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखा है तो आप जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से क्लास 1 को विजिट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को आप क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी यह सेशन पहुंच सके, जिसके लिए कि यह पेपर जो है, अगर मैं बात करूं यह सेशन है तो उसके लिए सीटेट में रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए आइए, बड़े ही किसी ने क्या खूब कहा है कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलते हैं, झूठ के आगे पीछे दरिया चलते हैं, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। हालात आज के डेट में बिल्कुल ऐसे ही बन चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो आप जितना झूठ बोलते हैं उतना ही आगे जाते हैं। अतः मैं अगर बात करता हूं तो एक टीचर होने के नाते मुझे ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था, लेकिन आज के जो कंडीशन हो चुके हैं ना, ये बिल्कुल उसी पे दर्शाते हैं। तो आप अपने आप को बड़े ही हिसाब से रखिएगा, सत्य बोलने की आदत डालिए, आप अपने से ही शुरुआत करिए, हम भी अपने से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि चीज़ें अगर बदतर होती जा रही हैं तो उसमें हम लोगों का कसूर कोई नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसमें हम ही लोग जिम्मेदार होते हैं। झूठ बोलने की आदत, अगर आप एक झूठ बोलते हैं तो एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 2 झूठ और बोलने पड़ेंगे। अगर आप 2 झूठ बोलते हैं तो 2 झूठ को छुपाने के लिए आपको 4 झूठ और बोलने पड़ेंगे, और इस तरीके से आप दलदल में फंसते हुए चले जाते हैं और एक दिन आपकी वैल्यू ना के बराबर होके रह जाती है। ओके, तो ये वर्ड आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए, ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा। भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया था, वो हमें संगठन का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें तो इसमें क्या बोला गया है, सनातन धर्म सभा। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, एशियाटिक जो है कि सोसाइटी। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो भारत धर्म महामंडल। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो सत्य शोधक समाज। अगर हम ऑप्शन की बात करें कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सत्य शोधक समाज। आइए हम लोग चलते हैं डिस्क्रिप्शन के तरफ। देखिए अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। ओके, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति उन्मूलन पर विशेष क्या किया था, ध्यान दिया था। सत्यशोधक समाज का संगठन की अगर मैं बात करूं तो स्थापना इसका हुआ था 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्षुद्र हो गए अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्ति करना था। अगर मैं बात करूं तो इस समय ज्योतिबा बाई फूले ने 1873 ईस्वी में एक किताब लिखी और उस किताब का नाम क्या था, तो गुलामगिरी नामक किताब थी। इसको कौन लिखा है, तो ज्योतिबा बाई फूले ने लिखा है। किस वर्ष लिखा है, तो 1873 ईस्वी में लिखा है। आइए, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए और कथन बी को पढ़िए तथा सही उत्तर हमें लगाना है। आइए दोनों ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आंसर का खोज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। बी कह रहा है कि उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का क्या किया था, विरोध किया था। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक अपने ऑप्शन। ए ऑप्शन कह रहा है कि ए सही है परंतु बी क्या है, तो गलत है। बी कह रहा है कि ए गलत है परंतु
बी सही है और सी कह रहा है कि दोनों सही है और डी कह रहा है कि दोनों क्या है, गलत है। ओके, अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही के दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई, अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करें तो 1767 से लेकर 1769 में हैदर अली विजयी हुआ। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर, मैसूर की गद्दी पर बैठा। टीपू सुल्तान का जन्म की अगर हम बात करें तो 1750 ईस्वी में हुआ था। मंगलौर की संधि द्वारा टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र को वापस कर दिया था। टीपू ने हमेशा अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का क्या किया है, तो विरोध किया है। ओके, इन्होंने 1787 ईस्वी में याद शाह की उपाधि धारण की थी। टीपू ने अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में क्या किया था, तो स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, जो कि यह प्रतीक थे कि वह अंग्रेज के अधीन नहीं है। टीपू स्वयं जैकोबिन क्लब का क्या था, तो सदस्य भी बन गया था और आप अपने आप को नागरिक टीपू सुल्तान कहने लगा। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर मैं बात करूं तो 1799 के दौरान श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। अतः इस लिहाजा से हमारा ए और बी ऑप्शन क्या है, तो दोनों के दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। आई, आगे आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अगर मैं बात करूं तो द बुक पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटेन बाई, तो किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए ओम ह्यूम ने लिखा है, बी कह रहा है कि बदरुद्दीन तैयब जी ने लिखा है और सी कह रहा है कि रमेश चंद्रा दत्त ने लिखा है और डी कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। अगर मैं बात करूं द बुक ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल की अगर मैं बात करूं, रूल इन इंडिया की, तो ये कौन लिखे हैं, तो इस लिहाजे से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने इस किताब को लिखा है। ओके, आइए आगे चलते हैं, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत के औपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। यह एक भारतीय राजनीतिक नेता, व्यापारी एवं विद्वान लेखक थे। अगर हम बात करें तो 1892 से लेकर 1895 के बीच फिन्सबरी सेंट्रल का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में लिबरल पार्टी के क्या थे, तो यह सदस्य भी बन चुके थे। तो इस लिहाजे से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले पेज पे। अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। तो हमें उन देशों के नाम बताने हैं जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का तो क्या थे, हिस्सा थे। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से देश हैं। अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, इंडिया, यागोस्लोवाकिया, इंडोनेशिया, घाना, इजिप्ट। बी कह रहा है कि इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। सी कह रहा है कि इंडिया, रसिया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया। और डी कह रहा है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चाइना। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंडिया, युगोस्लोवाकिया, इंडोनेशिया, घाना और इजिप्ट, ये 5 कंट्री ऐसी हैं जो कि इसके में हिस्सा लिए थे। ओके, हिस्सा लेने वाले और भी देश हैं, लेकिन इन 5 देशों की मुख्य भूमिका निभाई जाती है। भारत, युगोस्लोवाकिया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र, इन सभी देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM की स्थापना औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान शुरू हुई थी। यह वह दौर था जब नए नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हो रहे थे। सितंबर 1961 में युगोस्लोवाकिया के बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें टोटल 25 देशों के
प्रतिनिधि जो है कि हिस्सा लिए थे। तो कितने देशों ने हिस्सा लिया था? 25। ओके, आइए अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर मैं बात करूं तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हम लोगों का कि जुपिटर, और बी कह रहा है कि सैटर्न, और सी कह रहा है कि यूरेनस, और डी कह रहा है कि नेपच्यून। अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, तो इसमें हमारा जुपिटर हो जाएगा, सैटर्न हो जाएगा, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? तो यूरेनस हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो ए बी सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और ये ऑप्शन हमारा ए में मिलता है, ए बी सी। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बुध, शनि, यूरेनस, वरुण, इन सभी ग्रहों के चारों ओर क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। अब एक एक ग्रह को बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से क्या करता है? घूर्णन करता है। बृहस्पति के कुल ग्रहों की संख्या अगर मैं बात करूं तो 95 है। बृहस्पति का उपग्रह की अगर मैं बात करूं तो गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। एक तो मैं बता रहा हूँ कि बृहस्पति जो ग्रह है ये ग्रहों में सबसे बड़ा है। ओके, और इसका उपग्रह भी क्या है? तो सब उपग्रहों में सबसे बड़ा है, और उसका नाम क्या है? तो गैनीमीड है। ओके, आइए आगे चलते हैं, शनि के बारे में देखते हैं। यह ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या कितना है? तो 7 है। शनि का सबसे बड़ा ग्रह की अगर हम बात करें उपग्रह की तो टाइटन है। ओके, यूरेनस की अगर हम बात करें तो इस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। तो ये बहुत ही आप ध्यान से रखिएगा कि इस ग्रह का खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शेल ने की थी। इनके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। कहाँ से? पूरब से लेके पश्चिम की ओर घूमते हैं। अगर मैं बात करूँ तो अन्य ग्रहों की तो वो पश्चिम से कहाँ घूमते हैं? पूरब की ओर घूमते हैं। यह अपनी धुरी पर अत्यधिक झुका हुआ है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? लेटा हुआ। इसी कारण इसे हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, जिससे कि यह लेटा हुआ प्रतीक होता है। और झुकाव कितना है? तो 97.8 डिग्री। ओके, तो इतने पे ये क्या है? तो झुका हुआ है। आई अगले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। भारतीय मानक समय किन मानक या मूत्र पर आधारित है? तो हमें ये बताना है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? तो 65 अंश 30 मिनट पूरब। ओके, बी कह रहा है अगर हम बात करें तो 78 अंश 30 मिनट पूर्व। ओके, अगर सी ऑप्शन की बात करें तो 82 अंश 30 मिनट पूरब। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी तो इसमें बोला गया है कि 85 अंश 30 मिनट ईस्ट। ओके, पूर्व। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 82.5 अंश। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बड़े ही उम्दे नज़र आ रहे होंगे। भारतीय मानक समय 42.5 अंश पूर्व मानक यामोत्तर पर आधारित है। 82.5 अंश पूर्व देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5 राज्य से। क्या है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य इसमें क्या है? आते हैं। आइए चलते हैं अगले पेज पे। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है? तो हमें वो बताना है किस लिए होते हैं। आइए चलते हैं ऑप्शन पे। अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन एवं प्रकीर्णन के कारण होता है। बी कह रहा है कि क्रमशः पृथ्वी के प्रकीर्णन और घूर्णन के कारण होता है। और सी कह रहा है कि सिर्फ पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। और डी कह रहा है कि सिर्फ पृथ्वी के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके,
पृथ्वी के क्या है तो घूर्णन एवं प्रकीर्णन के कारण होता है। पहले घूर्णन फिर उसके बाद प्रकीर्णन, इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। आई बड़े ही ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन एवं प्रकीर्णन के कारण जो होता है दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित हो करता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ पे क्या है जीवन संभव है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी क्या कहते हैं पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह की बात करें तो वो चंद्रमा है। यह अपने अक्ष पर अगर हम बात करें तो 23.5 अंश झुकी हुई है। यह सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से क्या करती है तो चक्कर लगाती है। तो कितने वेग से लगाती है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से क्या करती है चक्कर लगाती है। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है और आपको क्या करना है तो क्वेश्चन याद रखने हैं। आइए अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 18 आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 30 अंश पूरब में समय क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2 अपराह्न होगा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 10 पूर्वाह्न होगा और सी कह रहा है कि 2 पूर्वाह्न होगा और डी कह रहा है कि 10 अपराह्न होगा। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 अपराह्न। आई बड़े ही ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 अंश क्या करती है घूम जाती है। जब इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच 30.5 अंश पूरब में अगर हम बात करें तो 2 बज के अपराह्न हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले पेज पे, सॉरी माफ़ करिएगा, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आर्द्र पर्णपाती वन, बी कह रहा है कि शुष्क पर्णपाती वन और सी कह रहा है कि शीतोष्ण वन। और अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आइए हम लोग विकल्प देखते हैं और चयन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केवल एक, बी कह रहा है कि ए तथा बी दोनों और सी कह रहा है कि ए तथा सी दोनों। ओके, और डी कह रहा है कि ए बी तथा सी सभी। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो क्या है केवल एक ही सही हो जाएगा। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन को अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले किसी ने डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित यह कई छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। और इसकी राजधानी कहाँ है तो पोर्ट ब्लेयर। अगर मैं बात करूँ तो इसकी राजधानी का नाम अभी जल्दी में केंद्र मंत्रालय ने जो है कि चेंज किया है। और उसका नाम क्या रख दिया गया है तो राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके विजयपुरम रखा गया है। क्या रखा गया है विजयपुरम रखा गया है। इस लिहाजे से आपको एक एक क्वेश्चन क्या करना है याद करते हुए चलना है। आइए चलते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 20 को अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है तो इसमें बोला गया है कि इसमें दिया है रीड द स्टेटमेंट ए और आर दिया गया है। ओके, इसको हमें पढ़ के और आंसर लगाने हैं। तो आइए हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है। ग्रेनाइट ठोस चट्टाने हैं तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है।
ओके, तो ये क्या है, तो ग्रेनाइट ठोस। ओके, आइए आर क्या कह रहा है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी की भूपर्पटी के कुछ नीचे धीरे धीरे ठंडे होने के कारण बड़े दानों का एक रूप लेता है। ओके, आइए इसका हम चुनाव करते हैं कि इसमें क्या सही है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर जो है व्याख्या ए की नहीं कर रहा है। और सी कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है। और डी कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, दोनों ही सही हैं और दोनों के क्या है, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ओके, आइए बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। ग्रेनाइट ठोस चट्टान हैं तथा बिल्डिंग बनाने में सजावटी व सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती हैं। ग्रेनाइट मणिभीय दानेदार शिला है जिसका मुख्य अवयव स्फटिक होता है। ग्रेनाइट पृथ्वी के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। भारत भी यह प्रचुरता में मिलता है, भारत में भी यह प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है। तमिलनाडु के तंजावुर नगर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर विश्व का ऐसा पहला मंदिर है जो ग्रेफाइट पत्थर से बनाया गया था। पृथ्वी की भूपर्पटी में बहुत ही नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप ले लेता है। इस लिहाजे से ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या यह पूरी बखूबी सही तरीके से कर रहा है। इस तरीके से आपको सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इस सेशन को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा कि उनके पास भी पहुंच सके जिन्हें भी सीटेट के एग्ज़ाम पेपर सेकंड में बैठना है। ओके, तो उसके लिए यह वीडियो क्या होगी, रामबाण साबित होने वाली है। तो आइए मैं अपने सेशन को यहीं विराम देता हूं और मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।